मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो रेल शहर के लिए जितनी अहम है, आरे में कार शेड बनाने को लेकर उतनी ही विवादित भी है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसका विरोध हुआ, लेकिन सारी बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार मेट्रो 3 का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इसके पीछे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार की ताकत तो है ही, लेकिन जो असली मेहनत है वो एक काबिल महिला अफसर की है, जिनकी पहचान आज मेट्रो वुमन की बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं 1995 बैच की आईएएस अफसर अश्विनी भिड़े की। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए महाराष्ट्र में फिर से अपनी सत्ता आते ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत जो पहला काम किया वो अश्विनी भिड़े को वापस एमएमआरसीए में एमडी बनाया, और नतीजा आज हमारे सामने है। मेट्रो 3 का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। अब हम बात करते हैं मेट्रो वुमन अश्विनी भिड़े जी से। मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई कि 2.5 साल के वनवास के बाद आप वापस एमएमआरसी में आए, और इतने कम समय में और विरोधों के बावजूद आपने ट्रायल रन भी शुरू कर दिया। लेकिन जो मेरा पहला सवाल होगा ये कि आखिर जंगल में ही कार शेड बनाने के लिए इतनी जिद क्यों? उसका जवाब मैं ऐसा देना चाहूंगी कि जहां कार शेड बन रहा है वो जंगल है नहीं। वो एक 2014 साल में तभी जिस तरह के कार शेड के ऑप्शन अवेलेबल है उसका एक पूरा स्टडी होके उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन था वो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ था, और वो जगह ही डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की थी। और वो जगह को अगर आप देखें तो मुंबई का जो बहुत जिसमें व्हीकल्स रहते हैं, ऐसा जोगेश्वरी विक्रोली रिंग रोड है उसके बिल्कुल बाजू में, और तीनों साइड से जिसमें रोड्स है, इस तरह का एक 30 हेक्टेयर का ये लैंड पार्सल है जिसमें कार डेपो की लैंड दी गई थी। तो ये कोई जंगल में थी नहीं। उससे काफी वो जो बोरीवली नेशनल पार्क है वो काफी दूर है, और एक आरे डेयरी की जो एक 1300 हेक्टेयर की जगह थी उसका एक छोटा सा ये हिस्सा है। लेकिन उसके लिए 2141 कुछ पेड़ काटने पड़े आपको। वो बात सही है, लेकिन आज मुंबई का कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसके लिए पेड़ काटने नहीं पड़ते? अगर आप ट्री अथॉरिटी का पूरा 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 40,000 से ज्यादा पेड़ काटने की परमिशन दी गई है। अब बाकी भी मेट्रो है, जो एलिवेटेड मेट्रो है, कोस्टल रोड जैसा प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं उसमें भी हर मुंबई में ऐसे कोई भी जगह नहीं है कि जहां आपको काम करने के लिए पेड़ नहीं काटना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसी जगह जो मुंबई के लिए कहीं ना कहीं एक फेफड़े का काम करती है, ऑक्सीजन का काम करती है, वहां से इतने पेड़ काटना, और सरकार ने, पिछली सरकार ने भी वहां से कार शेड हटाकर कांजूरमार्ग ले गई, इसीलिए यही कहते हुए कि वो जंगल है। उसका थोड़ा से एक इतिहास बताना चाहती हूँ कि मुंबई का जो ग्रीन लंग जिसको बोलते हैं वो कोई ये सिर्फ 30 हेक्टेयर की जगह नहीं हो सकती है। 12,000 हेक्टेयर का बोरीवली नेशनल पार्क है, और उसके बाजू में उसके नीचे 1300 हेक्टेयर की ये आरे कॉलोनी जो डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की थी, पहले वहाँ आरे कॉलोनी हुआ करती थी, और वो भी एक पहले एक खाली जगह थी जिसपे काफी सारे सोशल फॉरेस्ट्री के अंडर काफी सारा प्लांटेशन किया गया, और वो आज एक वहाँ अच्छा खासा एक पेड़ का ये वहाँ पे है, और उसकी ये जगह है। तो पूरे मुंबई के लंग्स को हम लोग कहीं भी इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो जगह है वो बहुत ही छोटी सी एक स्पॉट है, एक छोटा सा टुकड़ा है, और हमने ये 30 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर का जो लैंड था जिसमें सबसे ज्यादा पेड़ थे उसको बचाया, और वो बचाते हुए हमने जो रिमेनिंग लैंड थी उसके ऊपर डिपो का प्लानिंग किया। तो मुझे लगता है इसमें काफी सोच समझ के ये किया हुआ है। जिस तरह से दिखाया जाता है कि कोई बड़ा जंगल है उसमें, उस तरह से वो नहीं है। उसके तीनों साइड से रोड्स है, और एक लैंड को एडजेसेंट ऐसा एक पीस ऑफ लैंड है जो पूरे ग्रीन लंग्स का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो फिर ये विरोध क्यों है? पर्यावरण भी विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। उसका अभी हम लोग तो कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं दे सकते हैं, और उसमें हम जाना भी नहीं चाहते हैं। पॉइंट ये है कि हमें प्रोजेक्ट के लिए सही क्या है वो करना चाहिए। इस तरह के मेट्रो प्रोजेक्ट्स वो 1-2 साल के नहीं बनते हैं, वो 150-200 साल के लिए बनाए जाते हैं। हमारा स्ट्रक्चर भी 100 साल के लिए बनाया गया है, और उसके लिए उसकी लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज हम कुछ भी बात करें, फाइनली इस ट्रेन पे जिनको बाद में चलना है उनको आज हमने जो प्रॉमिस्ड फ्रीक्वेंसी उसमें है वो फ्रीक्वेंसी से हम लोगों को ले जा सकते हैं कि नहीं। इसका जो कैपेसिटी है वो 70,000 PHPDT का है, उसमें रोज 17 लाख लोगों को ले जाने की क्षमता है। अगर वो हम नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि डिपो हमने सही जगह पे नहीं किया, तो ये प्रोजेक्ट का नहीं, लोगों के लिए, नागरिकों का हमेशा के लिए होने वाला नुकसान है। नॉर्मली जब पेड़ काटते हैं तो उनको 3 गुना ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। हमको बोला गया आपको 6 गुना ज्यादा पेड़ लगाए, वो हमने पहले ही लगाए हैं।
और वो अच्छी तरीके से सब जगह खिलकर उठे हुए बढ़ गए हैं वो पेड़। सवाल तो खैर उस पर भी उठा कि पेड़ कहाँ लगे हैं और कितने लगे सब जगह पे लगे हुए हैं। लेकिन एक सवाल है कि आपने बताया कि सब कुछ एकदम परमिशन लेकर सब कुछ किया गया, नियमतः किया गया, फिर रात को क्यों पेड़ काटना पड़ा? पेड़ कोई रात को नहीं काटे गए। पेड़ जिस तरह जब हमें कोर्ट, क्योंकि जो ट्री अथॉरिटी ने परमिशन दी उसके बाद लोग उसको भी उन्होंने चैलेंज किया, वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में काफ़ी हियरिंग हुआ और हाई कोर्ट ने हमारा जो ट्री अथॉरिटी का जो डिसीजन था वो अपील किया। जो जिन्होंने एप्लीकेशन किया था हाई कोर्ट में, उन्होंने कोई भी स्टे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हाई कोर्ट से नहीं मांगा। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। और तो कोर्ट का डिसीजन आ गया था, देयर वाज नो स्टे एंड नेचुरली अगर आगे जाके काम ना रुके, इसलिए हमें जो हमारे लीगल एडवाइजर्स, हमारे तब के एडवोकेट जनरल, इन्होंने जो हमें एडवाइस दी थी उस हिसाब से हमने इमीडिएटली काम शुरू किया। वो काम चलता रहा, वो 2-3 दिन तक काम चलता रहा। ऐसा कोई नहीं था कि वो रात को सिर्फ रात में ही कटा, ऐसा नहीं था। बातें और जो तस्वीरें वो रात की ज्यादातर आए कि रात में काट दिया। अब कोई भी चीज को हम किस तरह से, कौन से नजरिए से देखते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बट कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, द एनवायरमेंटल कॉस्ट यू हैव टू पे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, और उसके होने के बाद जो बेनिफिट्स है उसका एक पूरा एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। सेकेंडली, हमारे इस तरह की जो भी चीजें करनी पड़ती है उसके लिए अपनी गवर्नमेंट की खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उसके ऊपर कोर्ट्स है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने परमिशन दी हुई है, वो भी अगर आप नहीं मानते हो और आप कोर्ट में चले जाते हो, कोर्ट का डिसीजन भी आप नहीं मानते हो, तो देयर इज मतलब समवेयर इट नीड्स टू स्टॉप। एंड फाइनली जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जिसको एक मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी से फंडिंग हुआ है, और हर चीज उसमें रेगुलेटरी अगर पर्सपेक्टिव से अब देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में जिस तरह की परमिशन ली गई है, जिस तरह का कंप्लायंसेस किया गया है, आपको पता है, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो पेड़ हमने लगाए वो पेड़ किस तरह से लगाए हैं, वो सर्वाइव हुए कि नहीं, ये देखने के लिए हाई कोर्ट ने एक कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी अपॉइंट की थी। ये किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है। तो 2141 के करीब जो पेड़ कटे, पेड़ लगे कितने? पेड़ 26,000 के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। वो अलग अलग जगह पे है। वो आरे कॉलोनी के पास ही बोरीली नेशनल पार्क का जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया था उसके ऊपर लगे हुए। बाकी और भी काफी सारे लैंड पार्सल्स हमें मिले थे, सभी खड़े हैं और सभी खड़े हैं। पर्यावरण का नुकसान ये कहीं नहीं हो रहा है आपके? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बताते हैं कि वो जो जगह है वो एक तरह से बफर का काम करती थी। जब तेज बारिश हो, बाढ़ आए तो वहाँ पानी जमा होता था। अब चूंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया है कार सेट का, तो वो पानी जमा नहीं होगा, तो साकिनाका, अंधेरी कुर्ला रोड या फिर एयरपोर्ट तक पानी जम जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। इसका क्या? इसका भी कोई साइंटिफिक असेसमेंट नहीं है। बात करने के लिए तो सब चीजें बताई जाती है, और मुंबई में वैसे ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है जहाँ पे बारिश का पानी जमता है। यहाँ पे आपने पिछले 3-4 साल से देखा होगा कि कोई भी उस जगह पे, उसमें भी कोई पानी जमता नहीं है, और मीठी रिवर बाजू से जा रही है, और उसका ये कभी भी फ्लड प्लेन एरिया नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर अगर पेड़ थे तो फ्लड प्लेन एरिया नहीं हो सकता है। तो आप इस तरह से नहीं बता सकते कि ये 30 हेक्टर एरिया में ही सब कुछ है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, वहाँ पे ट्राइबल्स भी है, वो फ्लड प्लेन भी है, और वो और भी कुछ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो नैरेटिव है उसको भी वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसको थोड़ा साइंटिफिकली देखना बहुत जरूरी है, रैशनली देखना बहुत जरूरी है, और प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो बेनिफिट्स है फॉर द सिटीजन्स ऑफ मुंबई वो देखना बहुत जरूरी है। अक्सर आरोप सरकार और प्रशासन पे लगता है कि वो भ्रम पैदा कर दिए, लेकिन आपके बात से ऐसा लग रहा है कि जो विरोधी हैं या पर्यावरणविद है वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इस तरह की कुछ गलत हो रहा है, पर्यावरण से खिलाड़ हो रहा है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ लोगों को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप फैक्ट देखिए। आपको कोई एक चित्र दिखाया जा रहा है कि जहाँ बहुत बड़ा जंगल है और बहुत सारा वाइल्ड लाइफ है, हमारा डिपो वहाँ है नहीं, तो लोग मतलब पीपल आर फ्री टू गो देयर, सी वेयर एग्जैक्टली द डिपो इज। और हमने काफी सारा लिटरेचर, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन कभी छुपाई नहीं है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और डिपो का भी लोकेशन मतलब हमने, जबकि कभी कभी मीडिया इसकी इंफॉर्मेशन देने से कतराता है, तो हमने एडवर्टीजमेंट्स भी दी हुई है जिसमें हमने इसका मैप कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, ये भी दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव में देखना, एक उसका बिग पिक्चर देखना, प्रोजेक्ट एक्चुअली लोगों के लिए क्यों जरूरी है, मुंबई के लिए प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, ये देखना,
आपको पता है आज 70 लाख लोग सबरबन से ट्रैवल करते हैं, उस किस हालत में करते हैं। सबरबन ट्रेल को भी कुछ रिलीफ चाहिए, उनको जब तक रिलीफ नहीं मिलता वो अपना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। 8 से 10 लोग आज भी अपना उस मुद्दे पर भी आएंगे हम। आपने कहा कि हम सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, सब कुछ खुला देख सकते हैं, लेकिन लोग विरोध करते हैं तो उनको पुलिस पकड़ ले जाती है, मामले दर्ज हो जाते हैं। उसमें कोई मेट्रो 3 का तो कोई उसमें ये नहीं है। अगर कोई ट्रेसपासिंग करे, कोई गलत चीजें करे तो वो पुलिस उस तरह से अपनी एक्शन लेगी। तो हम लोग तो पुलिस के ऊपर हमारा कोई ये नहीं, वो अपनी तरफ तरीके से वो काम कर रही है। और कोर्ट्स है जहाँ कोर्ट में भी ये सारी चीजें देखी जा रही है। बहरहाल 2.5 साल के वनवास के बाद आप वापस आई हैं और नहीं, फिर मैं से जो इसे वनवास वगैरह कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लाइफ में ट्रांसफर होती है। और जो पोस्ट में भी थी वहां पे भी मुझे काफी। लेकिन आपकी ट्रांसफर किन परिस्थितियों में हुआ वो तो सभी जानते हैं। सरकार बदली, वो नहीं चाहते थे कि वहां पर बने, कांजूर में बनाना चाहते थे और प्रोजेक्ट भी कारशेड भी वहां ले गए, बनाने की बात की और आपको भी वहां से हटा दिया क्योंकि आप उस समय भी आरे में ही कारशेड बनाने पर तुली थी। बहरहाल आ गई हैं अब आप, और आपने आते ही इतने कम समय में ट्रायल भी शुरू कर दिया जबकि कारशेड पूरा बना हुआ नहीं है। तो ये जो ट्रायल शुरू हुआ है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कहां तक जाएगी और आम आदमी को कब इसमें सहूलियत मिलेगी, यानी बैठने को मिल जाएगा? ये ट्रायल जरूर मैंने आने के बाद शुरू हुआ है, लेकिन उसकी थोड़ी पूर्व तैयारी मेरी टीम ने की हुई थी काफी दिनों से। उसके लिए हमने पहले ही जो मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्डर्स ट्रेन को दी हुई थी और वो ट्रेन वहां तैयार थी, लेकिन यहाँ ला नहीं पा रहे थे क्योंकि डिपो नहीं था। तो हमने एक वाया मीडिया निकाला था कि हमारा जहाँ रैंप है, जहाँ टनल खत्म होके डिपो में जाने के लिए जो रैंप बना हुआ है, वहां पे हमने टेम्पररी फैसिलिटी कर दी और अभी एक ट्रेन आके ट्रायल शुरू हो गया। उसका एक ट्रेन का हमें ये डिजाइन प्रूविंग ट्रायल है, ट्रैक का भी डिजाइन प्रूव करना है, रोलिंग स्टॉक के डिजाइन भी प्रूव करना है। तो 2000 किलोमीटर का रन उसको करना पड़ेगा वो ट्रेन को, और उसमें काफी सारी सिस्टम्स टेस्ट हो जाएगी। उसमें कोई बदलाव करना है तो अगले वाले ट्रेन सेट्स में वो किए जाएंगे। एक बार हम लोग अभी 3 किलोमीटर में ये ट्रायल रन शुरू हो गया है। थोड़े दिनों में हम सहा रोड तक जाएंगे, वहां हमारा क्रॉसओवर बन रहा है। वो खत्म होते ही और हमारा दूसरा ट्रैक मिल जाए तो हमारी दूसरी ट्रेन आएगी। तो इस तरह से हमें पहले फेज के लिए जो 9 ट्रेन की जरूरत है उनका डिजाइन प्रूविंग होने तक ये ट्रायल चलती रहेगी। तब तक हमारा डिपो का काम भी आगे बढ़ेगा और वहां पे भी जगह क्रिएट हो जाएगी, तो हम लोग कुछ ट्रेन वहां पे भी लाएंगे। तो इस ट्रायल रन के लेके और हमारा काम जिस तरह से अभी चल रहा है वो देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले दिसंबर तक, यानी दिसंबर 2023 तक हमारा फेज 1 कमीशन हो जाए, जो आरए कॉलोनी से बीकेसी तक है, और फेज 2 जो बीकेसी से लेकर कप परेड तक है वो जून 2024 तक करने की कोशिश। जब इसका मेट्रो ट्रायल रन का शुरुआत हुई थी, हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए थे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए थे। उन्होंने कहा कि ये मुंबई की नई लाइफ लाइन बनने जा रही है। तो ये जो लाइफ लाइन नहीं बनने जा रही है ये कब तक बन पाएगी और किस तरह से कनेक्ट करेगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी? ये लाइफलाइन इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज हमारा मोटो ही है कि कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। मुंबई, हमको पता है कि मुंबई का पूरा लाइफ डिपेंड्स ऑन द सबर्बन रेल सिस्टम, क्योंकि उसी से हमारा मेन कम्यूटिंग होता है। लेकिन मुंबई के कितने सारे इलाके ऐसे हैं जो पुराने हैं, कुछ नए डेवलप हुए हैं, उसको अर्बन रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, और वहां आज पहुंचना एक अपने आप में बहुत ही चुनौती वाला काम है। तो ये जो मेट्रो है वो ऐसे एरिया में जा रही है जो आज सबर्बन रेल से कनेक्टेड नहीं है, और वो पूरा एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम कवर कर रही है, कप परेड से लेके सीब्स और आरे तक। उसमें 26 अंडरग्राउंड स्टेशन, अगर आप उनका लोकेशन देखें तो ये ऐसे मुंबई के एरियाज है, इलाके हैं कि जहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी है, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। बिसाइड्स दैट ये मतलब ये सारे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उससे कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट हब्स है वो कनेक्ट हो रहे हैं। वेस्टर्न सबर्बन लाइन होगी, सेंट्रल लाइन होगी, हार्बर होगी, मेट्रो लाइन 2 है, मेट्रो लाइन 1 है, 3 दोनों एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो लाइन 6 है। तो ये जितने भी मुंबई के इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं उसको ये लाइन कनेक्ट करेगी। सो नेचुरली इसका रीच बहुत ज़्यादा है। उसके इन्फ्लुएंस एरिया में ऑलमोस्ट 30 to 40 लाख लोगों को ये फायदा देगी। चुनौतियों और विरोध का सामना करते करते काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ट्रायल रन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि 17 लाख लोग रोज इससे यात्रा करेंगे और 6 लाख के करीब शायद वाहन वो सड़क पर से हट जाएंगे। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस दिन कहा
कि शहर का प्रदूषण तो हटेगा ही, राजनीतिक प्रदूषण भी इससे कुछ कम होगा? मुझे लगता है वो उनके लिए छोड़ देते हैं। शहर का प्रदूषण जरूर हटेगा, क्योंकि मुंबई में अगर आप प्रदूषण देखें तो सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, यानी जो प्रदूषण का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है व्हीकल्स, और उसके कारण जो फ्यूल बर्निंग होता है उसी के कारण हमारे यहाँ पोल्यूशन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसी को टैकल करना जरूरी है। और शायद यही वजह है कि चुनौतियां भी आ रही हैं लेकिन उपलब्धियां भी आपके हिस्से में आ रही हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन होना जरूरी है। सरकारें दावा जरूर करती हैं, लेकिन असली बात होती है जनता के भरोसे पर खरा उतरने की, जिस पर कि हमेशा से सवाल उठता रहता है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।